एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं नाउन का ये पार्ट 3 वीडियो। इसमें दो चीज़ों की चर्चा हम करेंगे, एक हॉट टिप्स ऑन नाउन्स और द वर्क ऑफ नाउन्स। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ बना दी हैं, पार्ट 1 और 2। वो नहीं देखा है आपने तो लिंक ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात और कि मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, लेकिन 3 नहीं 4 पार्ट अब बनाऊंगा। इसके बाद फिर एक अगला पार्ट आपको आएगा जो कि आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। उसमें जो वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि कॉमन एरर्स इन नाउन, उसकी चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। चलिए तो आज की कार्रवाई शुरू की जाए। तो आज का जो है वो हॉट टिप्स ऑन नाउन ही पहले है स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें कहता है क्या क्या है ना नाउन के बारे में, मतलब ये कुछ स्पेशल बातें। ओ क्लॉक भी यानी कि नाउन है, तो उन्हीं मतलब जो वर्ड्स हैं उनके यूजेज। ओ क्लॉक का यूज पक्के समय के साथ करेंगे, यानी जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, कुछ भी है ऐसा तो वो ओ क्लॉक पे। 7:30 o'clock नहीं होगा, पक्के टाइम के साथ ही होगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। दूसरा, बहुत ही हमारे समाज में ये लोग इसके मीनिंग को दूसरे तरीके से समझते हैं। कजिन के साथ न तो ब्रदर का यूज़ होगा न ही सिस्टर का, ठीक है। जैसे शी इज़ माई कजिन सिस्टर, ये गलत हो जाएगा, शी इज़ माई कजिन। अब आप कहेंगे सर कजिन का मतलब, तो सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए। मैं दावा करता हूँ आजकल मैं जहाँ तक जानता हूँ लगभग 60-70% लोगों को ये पता नहीं होता है कि ब्रदर मीन्स क्या होता है, सिस्टर मीन्स क्या होता है और कजिन मीन्स क्या होता है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है? जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहले इसके लिए मैं अपने कोचिंग में एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये कि अच्छा जी बताओ आपको कितने फिंगर्स हैं। आप सब भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, आपको कितने फिंगर्स हैं। तो हमें कुछ बच्चे बोलते हैं 20, कुछ बोलते हैं 10, कुछ बोलते हैं 12, कुछ समथिंग। पता नहीं, आप लोग भी कमेंट्स करें, मुझे पता चले, फिर मैं बताऊंगा आपको। फिर मैं पूछता हूँ हाँ जी अच्छा बताओ उंगली कितने हैं, फिर वही बात हो जाती है 20। फिर मैं कहता हूँ 20, तो कोई कहता है 10, कोई 12। भाई साहब याद रखिए, अंगुली हमें 20 होते हैं, 10 पैर में 10 हाथ में। लेकिन इंग्लिश में जब हम कहेंगे तो ध्यान रखेंगे, फिंगर का मतलब केवल और केवल हाथ की उंगलियां होती हैं, है ना। तो पैर की उंगलियों को क्या कहेंगे? तो टो कहेंगे, TOE टो। आप तो कहेंगे नहीं सर ये तो मैंने सुना है पैर का अंगूठा। भाई साहब पता नहीं किसी डिक्शनरी में दुनिया के नहीं है, फिर भी पता नहीं किसने इस बात का हल्ला कर दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। टो मीन्स पैर की उंगलियां। तो इंग्लिश में कितने फिंगर्स हैं भैया? तो 10 हैं। टोज कितने हैं? तो 10 हैं। लेकिन हिंदी में तो पैर हाथ दोनों की उंगली को उंगली कहते हैं, इसलिए 20 है। ठीक इसी प्रकार भाई साहब कजिन मीन्स क्या होता है? किसी से पूछ लो, चचेरा भाई। अरे नहीं भाई साहब, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, डेसेरा। मैं डेसेरा इसलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो भी हो इस तरह के वो भाई। और रुकिए अभी इतना ही नहीं, चचेरी, मौसेरी, फुफेरी, ममेरी, है ना, डेसेरी बहन, ये सब कजिन मीन्स ही हो जाता है। तो ब्रदर मीन्स क्या होता है? ब्रदर मीन्स भाई। भाई कौन? केवल सगा, अपने चाचा का भी नहीं, सिर्फ एक माँ बाप की जो संतान है वो आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है। हालांकि ब्रदर एंड सिस्टर का एक और मीनिंग होता है, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसमें नहीं मैं बताऊंगा। जो CBSE स्कूलों में होता है सुबह प्रेयर कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। कुछ लोग इसमें बोलते हैं ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स बट नॉट सिस्टर, या मुँह बंद कर लेते हैं। भैया ब्रदर्स एंड सिस्टर के और मीनिंग, स्पेशल मीनिंग अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो समझ गए। हाँ, तो क्लियर करने के लिए कहेंगे कि नहीं वो कजिन सिस्टर है, मेरी कजन। भैया हिंदी में तो कहेंगे मेरी कजन आई है, मेरा कजन आया है। यहाँ ही और शी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ आंसर में, तो इससे भी क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावर्ड यानी डरपोक या कायर कह लीजिए, माइजर, कंजूस तथा फूल। दुनिया में ये 3 ही ऐसे वर्ड्स हैं जो स्वयं एडजेक्टिव भी है तथा नाउन भी। एडजेक्टिव भी है, नाउन भी, और इसलिए नाउन नहीं लेते हैं, है ना, फिर भी AN लगाते हैं, है ना। यानी कि ही इज़ ए माइजर, ही इज़ ए कावर्ड, ही इज़ ए फूल, ये इसमें लगाते हैं, है ना। जैसे लिखा हुआ है राम कॉल्ड मी ए फूल। अगला है ये भी बड़े इसलिए हॉट टिप्स इसका नाम है। ड्रेस का यूज़ केवल स्त्रियों के पोशाक के लिए होता है भाई साहब।
हम पुरुष ड्रेस नहीं पहनते, कहते हैं अरे नया ड्रेस लिए। अरे नहीं भाई साहब, हम क्या यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ देखिए हर ड्रेस इज़ न्यू, यहाँ हर यानी स्त्रीलिंग का। सूट का यूज़ केवल मर्दों के पोशाक के लिए होता है। एग्जाम्पल हिज सूट इज़ न्यू। अब कहेंगे सर वो सूट जो महिलाएं पहनती क्या वो सूट नहीं? अरे भाई साहब वो सूट है। तो एक बड़ा अंतर मैं आपको समझा देता हूँ, क्या कि हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर। मास्टर मीन्स क्या होता है बताइए? मास्टर मीन्स इंग्लिश में मास्टर मीन्स मालिक होता है, और हिंदी में मास्टर मीन्स शिक्षक होता है। इंग्लिश में हग मीन्स गले लगाना होता है, हिंदी में हग मीन्स जानते हैं टॉयलेट करना होता है। भाई साहब ऐसा नहीं कि हम लोग मिक्सअप नहीं कर देंगे। तो वो सूट भी है महिलाओं का, लेकिन ये सूट जो इंग्लिश का है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 6 नंबर, वो है यूनिफॉर्म का यूज एक समान, यानी कि दूसरा अर्थ वर्दी भी कह लीजिए कि अभिप्राय में होता है, और यह कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे लीडर्स हैव यूनिफॉर्म नेचर, तो केवल एक अर्थ जो है वो एक समान मैंने कहा, इसलिए यहाँ पर नेचर है। दूसरा अर्थ मैंने लिख दिया वर्दी। अच्छा वर्दी माने क्या समझते हैं हम लोग पुलिस के? अरे भाई साहब एक समान सबके कपड़े वो वर्दी होती है। आप स्कूल ड्रेस पहन के बच्चे हैं जा रहे हैं अपने स्कूल में कॉलेज में, उसका एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस है जिसको हम ड्रेस स्कूल ड्रेस कहते हैं, वो यूनिफॉर्म है भाई साहब। यूनिफॉर्म का मतलब जो एक जैसा फॉर्म है ना, तो इसलिए वर्दी में का भी नाम इसीलिए है। और यूनिफॉर्म एक समान तो है जैसे कि नेचर एक समान होते हैं। चलिए भाई साहब हॉट टिप्स है। अक्सर कहते हैं गुड मॉर्निंग तो 12 बजे के पहले, उसके बाद गुड आफ्टरनून। सुन लीजिए समझ लीजिए, ये जो आपको दिख रहे हैं इस पर हमारे पटना के भी कई शिक्षकों ने इसको मुहर लगाया हुआ है। मैंने भी उन्हीं में से इन चीज़ों को दिया है, और मैं खुद भी चूँकि एमए हूँ इंग्लिश से, मेरा खुद का भी अधिकार है मैं इंग्लिश भाषा को इंटरप्रेट कर सकूँ। तो क्या होता है एक बात बताइए, घड़ी बाद में बनी होगी, भाषा पहले बनी होगी, वहाँ घड़ी देख के किसी को कहेंगे गुड मॉर्निंग। भैया स्कूल में हमें क्या आदत हो जाती है कि हम लोग देखते हैं अच्छा फर्स्ट सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड तो लंच के पहले होगा, वो 12 बजे के पहले हो, फिर बात तो हमें पता रहता है, और हम टीचर से सुबह गुड मॉर्निंग कह दिए रहते हैं, इसलिए 12 बजे के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, यही लिखा हुआ है यहाँ, गुड मॉर्निंग का यूज़ दिन के किसी भी समय कर सकते हैं यदि वह पहली मुलाकात हो। 3 बजे, दोपहर के 3 बजे 4 बजे भी कोई मिल जाए आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू, है ना, कि सुप्रभात कैसे हैं आप। हालांकि गुड मॉर्निंग मीन्स मैं बताता हूँ सुप्रभात ही नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आप ट्रांसलेशन ऑक्सफोर्ड का जूनियर ट्रांसलेशन निकाल लीजिए, या कहीं भी ऐसा बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेगा। गुड मॉर्निंग माने कोई जरूरी नहीं है सुप्रभात, उसका मतलब होता है नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, है ना, ये जो भी कह लीजिए जो हम अभिवादन करते हुए हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, है ना, बट द डे इज़ वेरी हॉट, हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये तो खैर एग्जाम्पल है। इसी प्रकार गुड इवनिंग का यूज रात्रि के समय, यानी देखिए ऊपर वाला फिर से समझ ले, गुड मॉर्निंग दिन के उजाले में कभी भी कोई हमें मिले गुड मॉर्निंग, और अंधेरा हो जाए क्योंकि वो दिखेगा उसमें घड़ी की ज़रूरत नहीं है तो गुड इवनिंग कहेंगे। दिया हुआ है रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं यदि वह पहली मुलाकात हो, शाम ढलने के बाद। यहाँ पर गुड इवनिंग, हाउ आर यू, तो गुड इवनिंग, आई एम फाइन बट द नाइट इज़ वेरी डार्क, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा गुड नाइट, हमें कई सारे हमारे, हाँ मैंने सुना है शाम को मिल गए गुड नाइट सर, है ना। नहीं भाई साहब समझ लीजिए इसको, है ना। गुड नाइट का यूज 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं यदि जुदा हो रहे हो, और यानी कि यह उम्मीद हो कि आज हमारी मुलाकात, है ना, या नहीं होगी, यानी अंतिम मुलाकात है। तो गुड नाइट, सी यू अगेन, है ना। अब सी यू अगेन माने फिर मिलेंगे होता है। ये भी मैंने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, मैं जान रहा हूँ इसमें 2 पॉइंट बताना है तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। लंबा वीडियो आजकल हमारे गाइज, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स देखना नहीं चाहते हैं। चलिए तो कॉस्ट अगला है हमारा 10th पॉइंट। कॉस्ट का मीनिंग क्रयमूल्य होता है, अर्थात जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे द कॉस्ट ऑफ द पेन इज़ 5 रुपीज़। अब हम दुकान में जाते हैं, कई बार पूछते हैं भाई साहब इसका कॉस्ट क्या है। भैया वो कॉस्ट क्यों बताएगा आपको, वो तो आपको अगला प्राइस बताएगा। कॉस्ट तो जो उसने खरीदा है, हाँ आप खरीद के ले आए, आपका वो कॉस्ट बेशक हो गया, तो प्राइस ही पूछना चाहिए ना। प्राइस कह दिया, प्राइस का मीनिंग विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस, जैसे मैथ्स में कहते हैं, अर्थात जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। जैसे द प्राइस इज़ फिक्स्ड, ठीक है, यानी बेचने का दाम जो है वो फिक्स्ड है। अगला है जगह खाली है, जगह नहीं है, सीट खाली है का इंग्लिश नो रूम होता है। रूम माने भाई साहब केवल कमरा नहीं होता है, रूम मीन्स जगह भी होता है। देयर इज़ नो रूम इन द क्लास, है ना।
कि क्लास में जगह नहीं है। और एक इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ कि आपको जैसे ट्रेन है, ट्रेन में क्या होगा कि पहले हम लोग कंफर्म टिकट लेते हैं, फिर जब नहीं होता है तो हम लोग वेटिंग लेते हैं। वेटिंग की भी एक सीमा होता है और अप्रॉक्स 500 होता है, तो 500 के बाद वो कोई टिकट इशू नहीं करेगा, तो वहाँ रहेगा नो रूम। पेपर में भी दे देता है कि त्योहारी सीजन में अभी सारे ट्रेन में नो रूम चल रहा है, तो वहाँ तो कोई कमरा होता नहीं है, या ध्यान में रखेंगे। चलिए 13th पॉइंट है, विटनेस व्यक्ति के लिए होता है और एविडेंस वस्तु के लिए होता है, दोनों सबूत हो गया। जैसे श्याम इज़ द विटनेस ऑफ द केस, श्याम जो है वो गवाह है ना, तो ये व्यक्ति है और ये गवाह तो वस्तु है। द वॉच ऑफ द क्रिमिनल इज एन एविडेंस, यानी ये सबूत है, गवाह है क्रिमिनल की घड़ी। वर्क का मतलब कार्य, काम सिंगुलर में होता है, और एक वर्क माने रचना या कृति भी होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। जैसे पहला तो आप समझ गए, आई हैव ए वर्क या ए पीस ऑफ वर्क, मुझे काम है, लेकिन दूसरा क्या हुआ, ओथेलो एंड हैमलेट, ये दो बुक्स के नाम है, जानते होंगे आप, आर द ग्रेट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, है ना, तो प्राय इसका प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं। तो वर्क्स है ना, यहाँ पर कार्य हो गए, उनकी कृति हो गई, रचना हो गई, कोई किताब कुछ ऐसा लिखा तो। अगला है वर्ड। वर्ड में भी आपको बता दें, वर्ड में भी वही बात है। वर्ड मीन्स एक तो वचन, जुबान होता है ना, जबान या जुबान सिंगुलर होता है। गिव यू ए वर्ड, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जुबान देता हूँ, और दूसरा वर्ड माने शब्द, ये तो हम सब लोग जानते हैं। ईट इज ए वर्ड, ईट एक वर्ड है। राम ईट से मैंगो आर वर्ड्स, है ना, ये एक से अधिक तो वर्ड्स हैं। अगला है ब्रदर, भाई साहब। ब्रदर वहाँ तो मैंने बताया ये रक्त संबंधी भाई, यानी सगा भाई, जो कजिन वाले में मैंने बताया है। तो राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्स, ये एकदम रक्त के ये हैं। और ब्रदरेन माने समझौते या सौहार्द का भाई, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदरेन, होना ये चाहिए, हालांकि ब्रदर्स से ही हम लोग काम चला लेते हैं। आगे बढ़ेंगे सर, और अगला है वेजेस। वेजेस का एक मीनिंग होता है मजदूरी, एंड जैसे हिज वेजेज आर वेरी लो, उसकी मजदूरी बहुत कम है। और एक सजा या दंड, जो कि बाइबल में लिखा है, द वेजेज ऑफ सिन, यानी पाप की जो है वो वेजेज कह लीजिए, वो डेथ है। तो ये बाइबल का लाइन है। इश्यू मीन्स होता है बाल बच्चा भी भाई साहब, और मुद्दा तो होता ही है। जैसे लालू हैज़ 9 इश्यूज़, है ना, उसके 9 इश्यू है, सिंगुलर में ही यूज होगा, 9 है तो ये नहीं इश्यू हो जाएगा। वाजपेयी हैज़ नो इश्यू, वाजपेयी जी कोई इश्यू नहीं है। मुद्दा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट इशू, यानी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ग्रेट मीन्स याद रखेंगे केवल महान नहीं, बड़ा भी। और अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इश्यूज, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में होगा, मुद्दा होगा तो। और बाल बच्चे की बात होगी तो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। उसके पहले जितने लगाने हैं 9-10 वो हम लगा सकते हैं, लेकिन प्लूरल नहीं बनाएंगे इस लगाकर। अगला है 19। अविवाहित के लिए 2 इंग्लिश होता है, एक बैचलर और एक मेड। ध्यान रखेंगे, बैचलर पुरुष के लिए होता है और मेड जो है वो स्त्री के लिए होता है। एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज ए बैचलर, बहुत पहले का लिखा हुआ नोट्स है इसलिए इज है, अन्यथा वाज हो जाएगा। और माया इज ए मेड, यानी मायावती आप कह सकते हैं, इज ए मेड, यानी वो अविवाहित है, तो स्त्री के लिए है। पेपर अब 2 चीज़ होता है, पेपर मीन्स कागज़ भी, और जब एस लगा देंगे पेपर्स तो डॉक्यूमेंट्स या कागजात। जैसे पेपर तो आप जानते होंगे, द पेपर ऑफ दिस बुक इज़ कॉस्टली, इस किताब के बुक जो है वो कॉस्टली है। और दूसरा पेपर्स, है ना। वैसे एक और मीनिंग होता है जो मैं वर्ड में वो भी बताता हूँ बच्चों को। पेपर्स माने होते हैं आपको एग्ज़ाम भी होता है, अरे मेरे पेपर्स अच्छे गए, हालांकि पेपर अच्छे गए वो गलत है, पेपर्स अच्छे गए। और यहाँ पेपर्स माने डॉक्यूमेंट्स, है ना, प्लूरल होता है। जैसे वे आर द पेपर्स ऑफ योर बाइक, है ना, तुम्हारे गाड़ी के कागजात कहाँ हैं, पेपर्स कहाँ हैं, पेपर नहीं पेपर्स सॉरी। अब आ जाइए 21 में हमारा फोर्स का मीनिंग होता है बल या शक्ति। एक तो आप जानते होंगे, फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड, है ना, फोर्स लगाया, बल लगाया जा रहा है। और दूसरा फोर्स प्लूरल के रूप में वही सेना वगैरह का, फोर्सेज आर बीइंग सेंट, यानी कि जो है फोर्सेज जो है बल जो है वो भेजे जा रहे हैं। सेना। लाइट के 2 मीनिंग होते हैं, एक प्रकाश या रोशनी, और दूसरा प्रकाश स्रोत या बत्ती। जैसे लाइट इज कमिंग फ्रॉम द विंडो से प्रकाश आ रहा है। और दूसरा क्या, माई रूम हैज़ 1 लाइट बट माई क्लास हैज़ 5 लाइट। यहाँ बत्ती के अर्थ में, अरे लाइट चली गई नहीं बोलते हम लोग, तो वो लाइट वो तो रोशनी वाली नहीं हुई सूरज की या किसी चीज़ की, है ना, वो लाइट मीन्स बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं। अगला बढ़ेंगे हम लोग 23 नंबर में, तो आप देख सकते हैं 23 में जो है वो केयर है, और केयर का मीनिंग 2 होता है। फिर केयर मीन्स देखभाल भी, और केयर्स माने चिंता है, एस लग गया तो चिंता है। जैसे द केयर ऑफ द चिल्ड्रन इज नेसेसरी, बच्चों की देखभाल जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हिज केयर्स आर इंक्रीजिंग, उसकी चिंताएँ बढ़ रही हैं। घर भाई साहब अक्सर होता है,
घर, हाउस माने पराया घर, ईंट पत्थरों से बना मकान। आई एम लिविंग इन ए रेंट हाउस, रेंट तो वैसा ही होगा, आई एम गोइंग टू हाउस मतलब किसी के, है ना। और होम, होम का मतलब है अपना घर, है ना, यानी सगे संबंधियों के साथ प्रेम पूर्वक रहने वाला घर। आई एम गोइंग होम इन द समर वैकेशन। अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा क्या चाहिए बताइए, शेल्टर होम, ओल्ड एज होम क्यों रखा जाता है भाई साहब? तो ये हम परायों को वहाँ रख रहे हैं तो अपनापन से रखेंगे ना, वहाँ हाउस कह देंगे तो पहले ही पराया कर देंगे, इसलिए होम शब्द का ही इस्तेमाल होता है। तो ये था हॉट टिप्स ऑन नाउन। और अब जो है जैसा कि मैंने कहा था, आज का हमारा दूसरा पॉइंट है द वर्क ऑफ नाउन, है ना, नाउन के काम क्या है ना, तो वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड, इसी के सेकेंड पार्ट में ये है। तो पहला कहता है ये नाउन क्या क्या काम करता है ना, तो ये कह रहा है कि नाउन जो है वो क्या काम कर सकता है, तो यह चर्चा का विषय हो सकता है, जैसे राम जब है यहाँ राम चर्चा का विषय, या कार्य करने वाला भी हो सकता है, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो यह चर्चा का विषय हो सकता है, या यह काम करने वाला सब्जेक्ट का भी काम करेगा, या ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। हनुमान हेल्प्ड राम, है ना, अंडरलाइन कर दिया मैंने राम को, तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ ध्यान रखें किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब को पहचान कर ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे उसके लिए व्हाट या हुम से, यानी किसे किन्हें से क्वेश्चन करने पर यदि आंसर मिल जाए तो वही ऑब्जेक्ट होता है ना। ध्यान रखिए कि केवल वर्ब के बाद आने वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसी में ना हनुमान हेल्प्ड, तो हनुमान हेल्प्ड किसको, है ना, हुम किसको हेल्प किया, तो राम को, इसलिए यह ऑब्जेक्ट है। नंबर 4, नाउन एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जैसे आई एम ए गुड स्टूडेंट, तो यहाँ गुड स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम किया। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ऑब्जेक्ट की तरह जवाब नहीं मिलता जो हमारा सेंटेंस है, जैसे आई सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव, और इसके बाद जो आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट, ये देखिए कंप्लीट, इसका मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट जो है यह कंप्लीट शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है पूरक या पूरा करने वाला, ठीक है। तो ऐसा भी तो लिख सकते थे कि ऊपर में कि आई एम गुड, लेकिन उसी में स्टूडेंट लगा रहे तो पूरक हो गया। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का यूज होता है, जैसे वी डिपेंड ऑन गॉड, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है। प्रीपोजिशन के ठीक पहले भी आ सकता है, वाटर इन द कप और वाटर इन द कप, तो आप देख रहे हैं इनके पहले भी आया है। बुक ऑन द टेबल, तो ऑन के पहले भी आया है। एपोस्ट्रॉफी एस के बाद भी नाउन आ सकता है, जैसे राम्स ब्रदर, है ना, तो राम्स के एपोस्ट्रॉफी एस है, उसके बाद ब्रदर के रूप में है। एपोस्ट्रॉफी एस के पहले भी आ सकता है, कैसे, राम्स ब्रदर, तो इसमें क्या है, एस के पहले जो है एपोस्ट्रॉफी एस के पहले राम भी तो नाउन है, ब्रदर तो नाउन है ही। इसके अलावा यह नाउन के अपोजिट में आकर पहले वाले नाउन की व्याख्या भी कर सकता है भाई साहब, कैसे, मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ एन एबल लीडर, कहने का मतलब यहाँ देख लीजिए, यह जो है नाउन के अपोजिट में आकर, है ना, और नाउन की व्याख्या करने वाला भी हो सकता है, जैसे मोदी एक नाउन है और यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी नाउन है, ये व्याख्या कर रहा है कि मोदी कौन, तो द प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ेंगे नंबर 10 पे। नंबर 10 में कहता है कि जिसके लिए अपोजिशन आता है वह भी नाउन हो सकता है, यहाँ पर था ना यही जो अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन है, जो कोई वर्ड हो और उसके बारे में जो व्याख्या हो उसको अपोजिशन कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है, जैसे इंडियन फार्मर्स, अमेरिकन लीडर्स। एक चीज़ और बता दें कि एडजेक्टिव का यहाँ अर्थ दिया हुआ है, ऐड माने जोड़ना, इंजेक्ट माने मिलाना, है ना, इंजेक्ट होगा, एजेक्ट माने नहीं, और आई भी माने वाला। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है जोड़ने मिलाने वाला, ऐसा नहीं केवल विशेषता नहीं बतलाता। खैर एडजेक्टिव के वीडियो पे डिटेल में बताऊंगा। दिस दैट दिस दोज के बाद भी नाउन आ सकता है ना, दिस बॉय दिस बॉयज़, है ना, तो इसके बाद ईच एवरी आइदर नाइदर, है ना, के बाद भी नाउन आएगा, जैसे ईच बॉय एवरी स्टूडेंट। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा, जैसे माई बुक इज़ वेरी थिक, है ना, तो माई के बाद आया पजेसिव एडजेक्टिव है। योर के बाद आया योर पेन इज़ न्यू। आगे बढ़ेंगे, अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो परिमाणवाचक जो होता है ना, के बाद भी नाउन आया, जैसे आई हैव लिटिल मिल्क, मिल्क है ना, तो ये लिटिल के बाद आया है मिल्क, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद भी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो आपको लिटिल हो गया, उसके बाद भी आया गिव मी सम शुगर, सम के बाद आया नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो तो क्वांटिटी था, क्वालिटी के बाद भी नाउन आता है, जैसे ही इज ए गुड बॉय,
तो गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसके बाद बॉय आया। उसके बाद जो है सो फैट मोटी हो गया, उसके बाद गर्ल नाउन आया। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक एडजेक्टिव के बाद भी नाउन ही आएगा, उसके बाद तो नाउन ही आता ही है। विच बुक इज़ योर्स, विच के बाद बुक जो है वो आपको नाउन आ गया। हुज पेन, तो यहाँ पर पेन आ गया। अगला पॉइंट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक एडजेक्टिव के बाद भी नाउन ही आएगा। कैसे, तो देख लीजिए, आई है 5 पेन्स, 5 6 यहाँ है कि ही है 6 का, तो 5 6 इन सब के बाद भी जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इनको कहते हैं, इनके बाद भी नाउन आता है। फिर है क्रम सूचक एडजेक्टिव यानी जिसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, उसके बाद भी नाउन ही आता है, जैसे द 4th विकेट, द 3rd एम्पायर, द 1st बॉय, etc। ठीक है। उसके बाद जो है वो लास्ट है आपका, और वो है आर्टिकल के बाद भी नाउन ही आएगा। द बॉय, ए गर्ल, है ना, ये सब, एन इंक पॉट वगैरह वगैरह। नोट, आर्टिकल तथा नाउन के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, क्योंकि एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा नाउन के पहले ही लगता है और उसके बाद ही आर्टिकल। जैसे मान लीजिए ए बॉय है, ए गर्ल है, तो एन ऑनेस्ट गर्ल हो जाएगा, तो उसके पहले ऑनेस्ट आ गया। ए वेरी ऑनेस्ट गर्ल, वहाँ पर जो है उसके पहले, मतलब उस नाउन के पहले एक वेरी भी आ गया, तो वेरी एडवर्ब है, और ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, वो नाउन के पहले। लेकिन आर्टिकल लगेगा नाउन के पहले, उसके पहले एडजेक्टिव आ जाए, उसके पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए तो उसके पहले। ये मेरा आर्टिकल के नोट्स में आपको मतलब वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ नाउन के ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, और हाँ अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जिनका आप करते हो केयर, उनको कर दे शेयर। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इसी प्रकार ग्रामर ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश के मतलब सब्जेक्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी तक नहीं किया या नए हैं तो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।